नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी पर टिप्पणी कर घिरी प्रियंका गांधी। 200 से ज्यादा वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों ने जताई नाराजगी। प्रियंका को चिट्ठी लिखकर मजाक नहीं उड़ाने की दी नसीहत। लोकसभा में पास होने के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए कार्यकाल में पेपर लीक का उठाया मुद्दा, तो खरगे ने की गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हिंसक हो जाए तो एक्शन जरूरी। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल लोगों को दिल्ली सरकार ने दी राहत। सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर आम प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगा कानूनी एक्शन। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार में कंसोलिडेशन। निफ्टी सेंसेक्स बढ़त पर बंद। बैंक निफ्टी की निचले स्तर से सुधरकर क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी रह सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ई ड्राइव स्कीम बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। 2028 तक बढ़ सकती है स्कीम। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना होगा आसान। कल से शुरू होगी रेलवे की ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री करा सकेंगे सामान की ऑनलाइन बुकिंग। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी नीले के बजाय केसरिया करने पर विवाद। पूर्व कप्तान वीरेन रासिकिन्हा ने उठाए सवाल। हॉकी इंडिया का जवाब, कहा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सिफारिश के बाद तकनीकी वजह से हुआ बदलाव। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला तीसरा गोल्ड। पैरा 100 मीटर रेस में गावित ने गोल्ड तो बासिल ने जीता सिल्वर मेडल। लॉन्ग जंप में मुरली ने जीता सिल्वर। देश भर के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को खुली चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में प्रियंका गांधी को किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाने की नसीहत दी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। चिट्ठी पर साइन करने वालों में ने कहा है कि प्रोफेसर कामकोटी का एकेडमिक करियर और एजुकेशन में लंबा योगदान रहा है। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। चिट्ठी में उनके आईआईटी मद्रास, 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर और कई राष्ट्रीय सम्मान का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हर वैज्ञानिक और विद्वान को अपने विचार रखने का अधिकार है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामकोटी को गोमूत्र विशेषज्ञ बताया था। लोकसभा से पास होने के बाद अब एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। आज पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने इस दौरान यूपीए सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी करप्शन फ्री एग्जाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया और उन्हें पीएम मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके अधूरे एजेंडे को मोदी सरकार लागू कर रही है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बिल से पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसके अलावा खरगे ने छात्रों पर लाठीचार्ज और दूसरे एक्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. Just as they took 70 years
to erase out Article 370, which was their commitment. They took 33 years not to bring in National Testing Agency. आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आकर ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। संसद की कार्रवाई में लगातार बाधाएं आ रही, हालांकि कुछ बिल भी पास हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पर पैलेट गन और हिंसक एक्शन पर लगातार बवाल मचा हुआ है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। हंगामा जारी है शाम 7:57 पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज कराने के लिए भी कहा है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं असीम मनचंदा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा था। कई प्रदर्शनकारियों को इसमें चोटें भी आई थी, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं जो कि पुलिस के ऊपर पथराव भी कर सकते हैं, तो ऐसे में हम किस तरह से पुलिस को निर्देश दे सकते हैं कि वो पैलेट गन का इस्तेमाल ना करे। तो स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरएएफ ने जो भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति इस दौरान हिंसा के दौरान जो भी इस व्यक्ति इसमें घायल हुए उनका इलाज भी अस्पतालों में कराया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करेगा। कल यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्स पेयर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, कैसे रिटर्न भरना चाहिए। आईटीआर से जुड़े आपके हर सवाल का आसान और सटीक जवाब जानने के लिए सुनिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और उनकी टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली के साथ एक छोटी सी बातचीत। माल पानी कमा रहे हैं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, उलझन है, कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ है। कोहली साहब, अगर हमारी आमदनी मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए है, रिटर्न फाइल करना चाहिए? 2.5 लाख है, ओल्ड रिजीम में है, उससे नीचे है, साधारणतया नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आमदनी 4 लाख रुपए है तो न्यू रिजीम में है, पहले चेक कर लीजिए ओल्ड और न्यू रिजीम के हिसाब से। अगर न्यू रिजीम चूज कर रहे हैं तो 4 लाख, वो 2.5 लाख 4 लाख बन जाता है, फिर जरूरत नहीं है। पर अगर रिफंड, मैं उस पर आऊंगा। मान लिया हमारी आमदनी 2,51,000 रुपए है, तो फिर फाइल करना पड़ेगा अगर ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। अगर मान लिया 2.5 लाख से कम है तो किन किन हालात में फाइल करना हो? तो फिर रिफंड है, सबसे पहले तो रिफंड है, फाइल करना पड़ेगा। कोई बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं आपने तो फाइल करना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी जिसमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है पर ट्रांजैक्शन किया है तो फाइल करना चाहिए। अगर हमने साल भर में 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल चुका है, आमदनी 2.5 लाख से कम है, तो फिर करना चाहिए। इन सारे हालात में फिर तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड में आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा है, फिर वो सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम हो या 4 लाख से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल और, चलिए हम रिटर्न फाइल करने चल देते हैं। फॉर्म कैसे चुने? फॉर्म चुने अगर आपकी सैलरी से इनकम है, एक प्रॉपर्टी है और थोड़ा बहुत कैपिटल गेन है, ITR 1। अच्छा। अगर आपका कैपिटल लॉस है, शेयर में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, ITR 2। और अगर आपकी साथ में कंसल्टेंसी या बिजनेस इनकम है, ITR 3। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखनी होती तो फिर ITR 4, उसको सुगम कहते हैं, पहले वाले को सरल कहते हैं। सरल भाषा में, अगर हमें सिर्फ सैलरी से आमदनी है तो कौन सा फॉर्म?
अगर खाली सैलरी से आमदनी है तो ITR 1 चल जाएगा। शर्त यह है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका कैपिटल लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर इतना है, ये 3 सोर्सेज हैं, तो ITR 1 चल जाएगा। सैलरी चाहे कितनी भी हो? सैलरी चाहे नहीं, सैलरी कितनी भी हो नहीं चलेगा, 50 लाख तक का है। अच्छा, 50 लाख से ज्यादा सैलरी है, सिर्फ सैलरी से आमदनी है तब? तो फिर ITR 2 पे आ जाइए। अच्छा, मान लिया सैलरी से आमदनी, थोड़ा बहुत शेयर से आमदनी हो रही है तो? थोड़ी बहुत शेयर्स में आमदनी हो रही है, 50 लाख से कम सैलरी है, ITR 1 चल जाएगा। ITR 1 चल जाएगा। और मान लिया शेयर से ठीक ठाक आमदनी हो, घर से आमदनी हो रही हो, 2 प्रॉपर्टी हो तो? ITR 2 पे चले जाइए आंख बंद कर। तो ज्यादातर मामले में ITR 2 फाइल ITR 2 थोड़ा लंबा है। अच्छा, मान लिया जाए 31 जुलाई नजदीक आ गई, अब तो ITR फाइल करने का आखिरी समय है। दस्तावेज नहीं है लोगों के पास, कंफ्यूजन है, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास कैपिटल गेन्स लॉस का हिसाब किताब नहीं, क्या करें? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मान लीजिए आप फंस गए हैं, कोई कागज नहीं आया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप बिलेटेड रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक आप एक फी जमा करके फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं आधी अधूरी, उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक बिना फी दिए, और 31 मार्च तक 5,000 रुपए फी देके, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया हम 5,000 रुपए देने को तैयार, हम सोचे 31 जुलाई के बाद ही करेंगे, तो नुकसान है क्या? 5,000 का? देखिए, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को बहुत अच्छे से देखा नहीं जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, मजबूरी हो तभी करिए, जानबूझ के या आलस में आके के छोड़ो अभी तो आज 2 दिन में मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोच के मत करिए। तो क्या करें? नहीं, फिर फाइल कर दीजिए ना। फाइल कर, जितनी जानकारी उतने से फाइल कर, उतना फाइल कर दीजिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर कागजात ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है, फिर तो आप मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग, लक्ष्मण, एक और काम कर रहे हैं, तीसरा, वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो मान लीजिए कहीं से ट्यूशन वगैरह की कमाई है, कहीं छोटी मोटी कंसल्टेंसी आई, उसको फिर वो बिजनेस रिटर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डेट फिर 31 अगस्त हो जाती है। अच्छा, तो उसको वो बिजनेस कैटेगरी में लेके तो 1 महीने का समय और मिल जाता है। साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करोड़ों भारतीयों के स्मार्टफोन में जगह बना चुका है। आम स्मार्टफोन से लेकर ऑफिस के डेस्कटॉप तक LLM से काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या काम किया जा रहा है। एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होमवर्क के लिए हो रहा है। और क्या कह रही है रिपोर्ट, बता रहे हैं रोहन सिंह। क्या आपको पता है भारत में लोग सबसे ज़्यादा AI का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है होमवर्क करने के लिए। जी हाँ, एंथ्रोपिक जो कि बहुत ही फेमस AI कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, इंडिया सेंट्रिक रिपोर्ट है। उसमें ये पता चला है कि भारत में जो AI के यूज़र्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे आता है वो है होमवर्क के लिए 7.9% लोग AI का यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए 5.1% है। चाहे राइटिंग के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ प्रेजेंटेशन राइटिंग हो, 4.6% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर प्रमोशनल राइटिंग है या बिजनेस राइटिंग है तो वो 4.6% लोग यहाँ भी आपको देख रहे हैं जो कि AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस में भी बड़ी संख्या में लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए 3.6% लोग, और बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसके लिए 3% लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। ये इस जो रिपोर्ट है इसमें पता चला है। अच्छा, अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में देखा जाए तो किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? कंटेंट क्रिएशन, जो इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 22.1% कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। एजुकेशनल और लर्निंग में अगर आप देखें 19.3% लोग यूज़ कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर आप देखें 16.2% लोग इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग की जो ज़रूरत है बहुत हद तक AI ने हटा दी है। इसके अलावा रिसर्च और इंटेलिजेंस के लिए 9.5% लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दुनिया से कैसे कंपेयर करते हैं, बाकी देशों में लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं, भारत में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में भारतीय सबसे ज़्यादा AI का यूज़ कर रहे हैं। ये बाकी देशों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है। साथ ही अगर ऐप बिल्डिंग की बात करें, 80% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले भारतीय जो है वो AI का इस्तेमाल। और डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 60% इस्तेमाल भारतीय ज़्यादा कर रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले। साथ ही अगर वेब और सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो यहाँ भी हम ग्लोबल जो एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या में लोग भारतीय जो है खासतौर पे AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 पे है अमेरिका, जहाँ सबसे ज़्यादा जो क्लॉड है, एंथ्रोपिक है, उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन उसके बाद आता है भारत का नंबर 7.1% है, सेकेंड नंबर भारतीय आते हैं। इसके अलावा फ्रांस, UK और ब्राज़ील का नंबर भी इसके बाद आता है। तो ये साफ दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीय अब AI को अपना रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है होमवर्क के लिए।
देश का पहला टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने करार किया है। केंद्र सरकार ने बजट में इसके लिए 493 करोड़ का आवंटन किया था। मध्य प्रदेश सरकार इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का अनुमान है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन आज ग्वालियर में स्थापित होने जा रहा है एमओयू के आधार पर। ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा जहां संपूर्ण अधोसंरचना के साथ सारे टेस्टिंग कैपेबिलिटीज भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जाएंगी। संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, संपूर्ण फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म्स इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित होंगे और जो इंसेंटिव्स की श्रृंखला मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है उसके आधार पर बहुत एक नई ऊर्जा संपूर्ण हमारे टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से विस्तृत रूप से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो आपका सफ़र आसान होने वाला है। रेलवे कल यानी 31 जुलाई से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन सामान बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। यानी अब सामान बुक कराने के लिए स्टेशन के लगेज ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। पूरी जानकारी दे रही हैं दीपाली नंदा। ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं, वो भी ज्यादा सामान के साथ, तो अब आपके लिए एक नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। आपके पास जो एक्स्ट्रा पर्सनल लगेज है उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकेंगे। ये सुविधा 31 जुलाई से शुरू होने जा रही है। खास तौर पर ऐसे यात्रियों को फायदा मिलेगा जो लंबी दूरी पर यात्रा करते हैं और फेस्टिव सीजन भी आने वाला है और उस दौरान हम अक्सर देखते हैं कि जो फुटफॉल है वो बढ़ जाती है और सामान भी ज्यादा होता है। तो ऐसे यात्रियों को बड़ी राहत के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है। और इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं लगेज काउंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये पर्सनल लगेजेस है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है और दूसरा सामान है जो कि दिल्ली से किसी दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। तो अभी इनके लिए ये है कि इनको लगेज काउंटर पर आना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरी कागजी जो प्रक्रिया है वो करनी है और ये कागजी प्रक्रिया के बाद ही यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, वजन तौला जाएगा और उसके बाद आपको ये परमिशन दी जाएगी कि आप ये आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। आप ये जो सामान लेकर जा रहे हैं कहाँ भेज रहे हैं? दिल्ली से। मैं पटना। तो कितनी देर हो गई है यहाँ पर आए हुए? अभी तो 1 घंटे हो गए हैं। 1 घंटा हो गया है। तो क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ फॉर्म भरा आपने? कैसा? हाँ, फॉर्म भरा है, बाकी पैकिंग ठीक नहीं था, पैकिंग कराया है। अच्छा, बस प्रोसेस कर रहे हैं मैम। और कितना पैसा लग रहा है? अभी तो पता नहीं है पैसे कितने लग रहे हैं, लेकिन टाइम तो ज्यादा लग रहा है ना यहाँ पर। हाँ, टाइम तो हम लेंगे, बहुत रश है ना मैम, बहुत भीड़ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अब तक इनका नंबर नहीं आया है, तो यही जो असुविधा यात्रियों को हो रही है इसी को पूरा डिजिटाइज करने जा रही है रेल मंत्रालय और सुविधा खासतौर पर ऐसे यात्रियों को जरूर फायदा पहुंचाएगी। और फेस्टिव सीजन जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि उस दौरान इस तरह का कदम एक राहत भरा साबित हो सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। बिजनेस दुकान या ट्रेडिंग करने वाले जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। 1 अगस्त से ई-वे बिल सिस्टम में लागू होने वाला सख्त नियम अगले आदेश तक टाल दिया गया है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, ई-वे बिल के मोर्चे पर जीएसटी कारोबारियों को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल 1 अगस्त से ई-वे बिल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा था, जिसके तहत बिल टू शिप टू कॉलम में बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना अनिवार्य कर दिया गया था। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले ई-वे बिल जनरेट करने पर रोक लगाने का प्रावधान था। साथ ही साथ अगर कोई अनरजिस्टर्ड बायर है, ऐसी सूरत में उसका यूआरपी कोड डालना जरूरी था। इसके किए बगैर ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकता था। दरअसल इस नियम को लेकर कारोबारियों ने सरकार से अपील की थी और उसे 3 महीने तक टालने की मांग की थी। लिहाजा सरकार ने दिक्कतों को देखते हुए इसे अगले आदेश तक टालने का फैसला किया है। दरअसल इस नए सिस्टम में एक और फैसिलिटी भी जोड़ी जा रही थी, जिसके तहत अगर माल की डिलीवरी हो जाती है, ऐसी सूरत में कारोबारी अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली
ई वे बिल सिस्टम को बंद भी कर सकता था। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को फिलहाल 1 अगस्त से जो लागू किया जाना था उस पर रोक लगा दी गई है और अब अगले आदेश के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जो फर्जीवाड़ा होता है उससे रोकने के लिए लाया गया था। एक सख्त कंप्लायंस था जिसको लेकर जीएसटी कारोबारी परेशान थे, लिहाजा अब इसको रोक लगा दी गई है, इस फैसले को टाल दिया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आवाज समाचार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जबकि निफ्टी बैंक के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। कैसा रहा बाजार का बाकी हाल, जानते हैं रक्षा रावत से। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में शुरुआत खराब हुई। क्रूड में जो उबाल देखने को मिला वहां से भारतीय बाजारों की ओपनिंग खराब हुई, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई और निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब 300 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन निफ्टी बैंक रिकवरी के बावजूद भी यहां पर एक दबाव देखने को मिला। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर एक अंडर परफॉर्मेंस आज के सत्र में नजर आई और इन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन अगर सेक्टोरल पिक्चर को देखें तो यहां पर कल के मुकाबले पिक्चर काफी खराब होती हुई नजर आई। इंडिया विक्स यहां पर एक स्लाइड जंप देखने को मिला। आईटी काउंटर्स की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहां पर लगातार चौथे दिन अच्छी खासी तेजी रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आखिरी आधे घंटे में एक दबाव देखने को मिला, लेकिन 4 दिनों की बात करें तो यहां पर इंडेक्स में करीब 10% से ज्यादा के मूव्स देखे गए। इसके अलावा ऑटो भी चले आज के सत्र में। ऑयल एंड गैस, पीएसयू, मेटल, एनर्जी, ये सारे स्पेस थे जिन्होंने बाजार का साथ दिया, लेकिन रियलिटी यहां पर दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जिन्होंने बाजार को ट्रैक करने का काम किया। आज के निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट देखें तो यहां पे एमएनएम नतीजे आए, नतीजे बाजार को काफी पसंद आए और स्टॉक को रिवॉर्ड भी मिला, 2% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा कोल इंडिया, मारुति और आइशर मोटर के भी नतीजे काफी पसंद आए बाजार को और स्टॉक को यहां पर रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। 2% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट कल नतीजों के बाद काफी चला था स्टॉक, तो आज यहां पर पिटाई होती हुई नजर आई। करीब 3% से ज्यादा के डाउन साइड यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में भी आज दबाव देखने को मिला। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन रियलिटी स्पेस काफी अच्छा प्राइस एक्शन, काफी अच्छा मोमेंटम कुछ दिनों से नजर आ रहा था और आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। प्रेस्टीज, डीएलएफ, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। इसके अलावा कैपिटल मार्केट सेक्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। और देश में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जावा यज़दी ने अपने 3 पॉपुलर मॉडल स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर को नए अपडेट्स के साथ पेश किया है। तीनों बाइक्स में नए फीचर्स, नए कलर ऑप्शन और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले इंजन शामिल किए गए हैं। यज़दी एडवेंचर में नया अल्फा 2 इंजन, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, 3 ABS मोड्स, ट्विन LED हेडलाइट्स और एडजस्टेबल वाइपर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं स्क्रैम्बलर को नए कटार इंजन के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा रोडस्टर में भी नया अल्फा 2 इंजन दिया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। अगले महीने होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप से पहले हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों के लिए पारंपरिक नीली जर्सी की जगह अब नई भगवा जर्सी लॉन्च की है। इसके बाद टीम की नई जर्सी विवादों में घिर गई है। हॉकी इंडिया के इस फैसले पर भारत के पूर्व कप्तान वीरेंद्र रॉस्किन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस जर्सी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी आरएसएस पर निशाना साधा। इसके बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप ठरकी ने इसका बचाव करते हुए कहा
कि बेहतर विजिबिलिटी के लिए जर्सी का रंग बदला गया है। हॉकी इंडिया के अनुसार केसरिया रंग साहस, त्याग और विजय का प्रतीक है। नई जर्सी का डिज़ाइन भारतीय तिरंगे, अशोक चक्र, सुदर्शन चक्र और पारंपरिक मांडला कला से प्रेरित है। बता दें कि हॉकी विश्व कप अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने तीसरा गोल्ड हासिल कर लिया है। दिलीप महादू गावित तीसरा गोल्ड भारत को उन्होंने दिलाया है। गावित ने पैरा 147 T47 कैटेगरी में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत के मोहम्मद बासिल ने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अब भारत के खाते में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 मेडल हो गए हैं और भारत मेडल टैली में फिर से 8वें नंबर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 47 गोल्ड समेत टॉप पर बना हुआ है। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।